दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो हर इन्वेस्टर के लिए एक डरावना सपना है। सोचो, एक देश जिसकी स्टॉक मार्केट दुनिया में नंबर 1 थी, अमेरिका से भी बड़ी थी, यूरोप से भी तेज थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरी मार्केट धड़ से गिर गई और 35 साल बाद भी वापस नहीं उठ पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जापान के 1989 के क्रैश की, जो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नाइटमेयर माना जाता है। आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार लिखा कि जापान की केस स्टडी मुझे समझाइए। फ्रेंड्स, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो में पूछा था, शुड आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन जापानीज स्टॉक मार्केट क्रैश? तो आपने क्या किया? कमेंट भर भर के जापान जापान लिख दिया, करीबन 1000 से ज्यादा बार। एग्जैक्ट याद करूं तो 1247 टाइम्स। और कुछ कमेंट्स तो देखो क्या क्या आए मेरे को कि सर जापान की केस स्टडी करो, जापान 1989 से डर लग रहा है, सिर्फ बंद कर दूं क्या? इंडिया में भी यही होगा क्या? और फिर कल रात 11 बजे साहिल का मैसेज आया। 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु में 3 साल से रेगुलरली एसआईपी कर रहा है 25,000 रुपीज हर महीने। उसने लिखा, संजय सर, मैंने जापान का केस स्टडी किया, 1989 में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2025 में भी मेरा पैसा सेम होता। 35 इयर्स वेस्ट हो जाते। मेरे 3 लाख रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद भी ब्रेक इवन। मेरे रिटायरमेंट गोल्स, बच्चों की एजुकेशन, सब बर्बाद हो जाएगा क्या? क्या इंडिया में भी जापान जैसी ट्रेजेडी होने वाली है? मतलब ना, ये डर जो है सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आज भी हॉन्ट करता है। और आज मैं इसी डर का जवाब आपको देने आया। इस वीडियो में आपके साथ 6 सीक्रेट्स शेयर करूंगा। पहला ये कि जापान का क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिका का हाथ था। दूसरा, 1985 का प्लाजा अकॉर्ड, जहां एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उसने जापान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। तीसरा, कैसे एक ही देश में एक ही वक्त पर कुछ लोगों ने सब कुछ खो दिया और कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट करी। चौथा, जापान के सो कॉल्ड लॉस्ट डेकेड्स के अंदर भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज लिखी गई हैं जो दुनिया को इंस्पायर करती है। पांचवा, मैं आपको बताऊंगा कि आज के इंडिया और 1989 के जापान में वो 10 फंडामेंटल डिफरेंसेस कौन से हैं जो हमें उनसे अलग बनाते हैं। और छठा, वो स्ट्रैटेजी जो किसी भी मार्केट को क्रैश प्रूफ बना सकती है और आपके इन्वेस्टमेंट को बुलेट प्रूफ बना सकती है। और एक फाइनल बोनस भी दूंगा, वॉरेन बफेट की जापान स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक ध्यान से देखना है। मैं गारंटी देता हूं कि जापान का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने एसआईपीज को और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली और क्लियर पाथ पे टिके रहोगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए और देखिए ये पावरफुल वीडियो जापान के ऊपर। देखिए गाइस, 1980s का जापान ना एक फाइनेंशियल मिरेकल के रूप में आ रहा था। हर तरफ ऑप्टिमिज्म था, कंपनीज बूम कर रही थी और स्टॉक मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड्स बना रहा था। इसी बीच हिरोशी तानाका नाम का एक 35 साल का इंजीनियर टोयोटा मोटर्स में अपनी नौकरी कर रहा था। हर महीने 50,000 येन वो निकाय 225 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करता था। उसके सपने बड़े तो थे पर काफी सिंपल थे। साल 2000 तक मिलियनेयर बनना था, अपनी वाइफ यूकी के साथ एक यूरोप ट्रिप करना था और अपने बेटे केइसकू को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भेजना था। तो 1980 से 1985 तक उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर आप देखें तो निकाय 1980s में करीबन 6700 पॉइंट्स का था, जो 2 ही साल 1982 आते आते 8100 पॉइंट्स का हो गया, यानी करीबन 21% की ग्रोथ। और 1984 तक ये इंडेक्स जो है वो 11000 पॉइंट्स भी क्रॉस कर गया था। 1985 में ये 13000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। लेकिन सितंबर 22, 1985 को एक ऐसा फैसला हुआ जो हिरोशी जैसे लाखों मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स की दुनिया हिला देने वाला था। न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जापान, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यूके के फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक सीक्रेट मीटिंग बैठी और उन्होंने एक करेंसी पॉलिसी पर एक डील की जिससे प्लाजा अकॉर्ड कहा गया। अमेरिका की प्रॉब्लम यह थी कि जापान के एक्सपोर्ट्स बहुत ही कंपेटिटिव हो गए थे। उनका ट्रेड डेफिसिट $52 बिलियन क्रॉस कर चुका था। सोल्यूशन ये डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर को वीक किया जाएगा और जापानीज येन को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा। प्लाजा अकॉर्ड के बाद येन की वैल्यू शूट अप कर गई। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं, जो $1 1985 में 257 येन था, वो 1988 आते आते आधा हो गया, 127। एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और स्टॉक मार्केट
बबल बनकर फटने की तैयारी कर रहा था। हिरोशी और उसके जैसे आम इन्वेस्टर्स के सपने अब एक इनविजिबल ग्लोबल डील के बोझ तले दबा दिए गए थे। तो गाइस, यहां एक बड़ा सबक है जो आज हम सब मिस कर देते हैं। कई बार जब ग्लोबल पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करती है ना, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना पूरा फ्यूचर कभी भी एक मार्केट या एक एसेट के भरोसे मत छोड़िए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी लेयर जरूर ऐड करते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को सिक्योर कर देता है। और यही हम सिखाते हैं हमारे 2 घंटे के मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास को 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। यहां आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने पैसे चाहिए यह पता होता है। उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कब तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे क्या होंगे, और फाइनली एक राइट म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें इस मास्टर क्लास में सिखाते हैं। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है, पर इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है। आपको करना क्या है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा, उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं होंगे। तो फटाफट जाके फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और मिलता हूं मैं आपको मास्टर क्लास में, जहां ये सारी चीजें सिखाऊं। तो अब हम जापान पर वापस आते हैं। तो प्लाजा अकॉर्ड के बाद जापान की इकोनॉमी में एक तूफान सा आ गया था। सबसे पहले आया करेंसी का प्रेशर। सिर्फ 18 महीनों में जापानीज येन की वैल्यू डबल हो गई थी, जो मैंने आपको यहां पे दिखाई। सितंबर 1985 में $1 की कीमत करीबन 240 येन थी, जो मार्च 1987 आते आते 120 के आसपास रह गई थी। ये 50% का जंप एक आम इंसान के लिए सिर्फ नंबर था, लेकिन इसका मतलब था कि सोनी का टीवी जो पहले अमेरिका में $500 का था, अब वो $1000 का हो गया। टोयोटा की कार्स आम अमेरिकन के लिए अचानक से लग्जरी बन गई। जापान के एक्सपोर्ट्स, जो उनकी इकोनॉमी की बैकबोन थी, उनमें दरार आने लगी। गवर्नमेंट ने तुरंत पैनिक बटन दबाया और 1986 से 1987 के बीच इंटरेस्ट रेट्स को 5% से गिरा के 2.5% तक लेके आ गए। इजी मनी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और बैंक्स को बोला गया कि पैसा आगे पंप करो, लोन्स आसान बना दो। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था एक्सपोर्ट के गिरने के नुकसान को कवर करने का। लेकिन जो प्लान उन्होंने बनाया था ना, उसका जो असर था उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकलने वाला था। अगला फेज एक कंट्रोल रिकवरी नहीं, बल्कि एक डेंजरस फ्लड था। चीप मनी बाजार में ऐसे फैला जैसे पेट्रोल डालने के बाद आग फैलती है। हिरोशी जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू को ऊपर चढ़ता देखकर खुद को फाइनेंशियल जीनियस समझने लग गए। 1985 में जहां उसके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 6.5 लाख येन थी, 1987 तक आते आते वो 18 लाख येन हो गई थी, और 1988 में तो वो 35 लाख येन टच कर गई थी, और दिसंबर 1989 तक वो 55 लाख येन टच कर गई। हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे थे। हिरोशी सोच रहा था कि उसके सपने अब बस एक हाथ दूर रह गए, लेकिन ना पैरेलल दुनिया में कुछ और ही खेल चल रहा था। टोक्यो की रियल एस्टेट प्राइसेस 4 गुना हो गए थे। इंपीरियल पैलेस की लैंड वैल्यू कैलकुलेट की गई, जो पूरे कनाडा की लैंड से भी ज्यादा थी। गिंजा डिस्ट्रिक्ट में 1 स्क्वायर मीटर लैंड की कीमत $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। टैक्सी ड्राइवर स्टॉक टिप्स देने लग गए थे, हाउसवाइफ स्पेकुलेशन करने लगी, और कंपनीज लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियोज 60 और 70 के बीच डांस करने लगा, जो इंडिया में इस टाइम पे 20 to 25 के बीच में है। मीडिया रोज हेडलाइंस बनाता था, जापान अनस्टॉपेबल है, और इसी मीडिया नॉइस के बीच में एक सच छुपाया जा रहा था। सवाल यह था कि क्या यह असली ग्रोथ थी या सिर्फ एक सपना जो किसी भी दिन टूटने वाला था। क्योंकि दोस्तों, असली कंपनीज के प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइसेस का कनेक्शन लगभग खत्म ही हो चुका था। यह एक ऐसा बबल हो गया था जिसका फटना जरूरी था, लेकिन कब फटेगा, कैसे फटेगा और किसकी दुनिया तबाह करेगा, यह सस्पेंस अभी भी बाकी था। जल्दी वो बबल फट गया। एक देश जो 1980s में अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, उसने 1990s को अपना लॉस्ट डेकेड बना दिया। बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, रियल एस्टेट की वैल्यू हवा में उड़ गई, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो कभी उनकी शान हुआ करता था वो टोटली टूट गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग क्रैश हो गई, और सबसे बड़ी बात, जापान का सुपर पावर बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्लाजा अकॉर्ड अपने मकसद में बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था, और अमेरिका की स्ट्रेटजी ने जापान को घुटनों पर ला दिया। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं कि 1989 में जब ये अपना पीक बनाया था, उसके बाद
जो है जापान का इंडेक्स सिर्फ नीचे की तरफ गिरा। अगले एक साल के अंदर जापानीज मार्केट 44% गिर गई थी और 1989 से 2004 तक इतना गिरी कि मार्केट 80% गिर गई थी। यानी 100 रुपए की मार्केट 20 रुपए की रह गई। और अब यहां आता है वो सवाल जो आप सबके दिमाग में घूम रहा होगा, क्या इंडिया भी उसी रास्ते पर जा रहा है? क्या आज का भारत 1989 के जापान की तरह एक बबल में तो नहीं फंसा है? क्या हमारी ग्रोथ भी सिर्फ इजी मनी और इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पर तो नहीं चल रही है, या फिर इसके पीछे कोई असली फंडामेंटल्स हैं? देखिए गाइस, ये डर ना बहुत जेन्युइन है और इसीलिए आज मैं आपको एक एक करके वो पॉइंट्स बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए गाइस, सबसे पहला फर्क है डेमोग्राफिक्स का। जापान 1989 में एक रैपिडली एजिंग सोसाइटी बन रहा था, बर्थ रेट गिर रहे थे, यूथ पॉपुलेशन कम हो रही थी, मतलब डिमांड और कंजम्पशन दोनों नेचुरली स्लो हो रहे थे। पर इंडिया 2025 में बिल्कुल ही उल्टी सिचुएशन में है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन का बेस है। 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से भी कम है, मतलब कंजम्पशन और डिमांड अभी पीक पर है और अगले 3 दशकों तक ऐसे ही रहने वाली है। दूसरा बड़ा फर्क यह है अर्बनाइजेशन और मार्केट एक्सपेंशन का। जापान 1980s में ऑलरेडी हाईली अर्बनाइज्ड था, मार्केट सैचुरेटेड हो चुका था। इंडिया में अभी भी रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत तेजी से चल रहा है। करोड़ों लोग जो है नए कंज्यूमर्स बन रहे हैं। हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब सेक्टर्स में अभी ऑर्गेनिक डिमांड बहुत बची हुई है। मतलब हमारी ग्रोथ अभी भी रियल है, सिर्फ बबल नहीं है। तीसरा फर्क है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का और अर्निंग्स का। जापान के स्टॉक्स 1989 में 60 to 70 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे थे। अर्निंग्स जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे थे। इंडिया के मेजर इंडाइसेस आज भी 20 से 25 के प्राइस टू अर्निंग पर ही है, जो ग्लोबल नॉर्म्स के अंदर है। हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स स्टेडीली ग्रो करते रहते हैं। आईटी, फार्मा, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब में अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है। चौथा बड़ा फर्क है करेंसी और ग्लोबल ट्रेड पोजीशन का। जापान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन थी। जैसे ही येन अप्रिशिएट हुआ, उनके एक्सपोर्ट्स टोटली कोलैप्स हो गए। इंडिया की ग्रोथ का बेस अब सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पर भी है। हमारा 60% जीडीपी सिर्फ इंटरनल डिमांड से आ रहा है, मतलब ग्लोबल शॉक्स के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर सकती है। और यही हमने देखा था 2008 में और यही हमने देखा था 2020 में। पांचवा फर्क है बैंकिंग और लेंडिंग प्रैक्टिसेस का। जापान के बैंक्स ने बबल के दौरान अनलिमिटेड रियल एस्टेट लेंडिंग की थी, जो उनके कोलैप्स का मेन रीजन बना। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस और बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से आज लेंडिंग प्रैक्टिसेस रिलेटिवली काफी कंट्रोल्ड है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन उनका लेवल जापान के 1990s जैसे डेंजरस लेवल्स पे तो नहीं है भाई। छठा फर्क है पॉलिसी और रेगुलेशन का। जापान ने प्लाजा अकॉर्ड के बाद अपनी पॉलिसी डिसीजंस डिले कर दी थी। पॉलिटिकल विल वीक थी। इंडिया के पास अब प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई, सेबी और एक एक्टिवली रिफॉर्म ड्रिवन गवर्नमेंट जो लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूअस स्टेप्स ले रही है। और सबसे बड़ा फर्क है साइकोलॉजी और एस्पिरेशन का। जापान 1989 में पीक पर था और उन्हें लगता था कि अब वो अनबीटेबल हो गए हैं। इंडिया अभी अपने पीक पर नहीं है, बल्कि एक डेवलपिंग स्टेज पर है। मतलब हम अभी भी हंग्री है और अपनी गलतियों से सीखकर पॉलिसी को अडेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने एसआईपीज को बबल के डर की वजह से तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बल्कि आपको समझना है कि कॉन्स्पिरेसी प्रूफ स्ट्रेटजी होती क्या है। उसके लिए पहले मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। कहानी है केंजी नाकामुरा की। केंजी और हिरोशी दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, टोयोटा मोटर्स। दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों के फाइनेंशियल गोल्स भी एक जैसे थे, लेकिन डिफरेंस था अप्रोच में। 1987 से 1989 तक जब पूरा जापान बबल के जोश में था, हिरोशी और आम इन्वेस्टर्स हेडलाइंस पढ़कर सेलिब्रेट कर रहे थे। स्टॉक्स हर दिन ऊपर ही जाए जा रहे थे। रियल एस्टेट हर साल डबल हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर्स और हाउसवाइफ्स तक स्टॉक टिप्स दे रहे थे। उस वक्त केंजी शांत था। उसने हिरोशी से कहा, ये वैल्यूएशंस नॉर्मल नहीं है भाई। 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हर साल डबल हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो पैसा प्रिंट करे जा रही है, ये सब एक बबल लग रहा है मेरे को। हिरोशी ने हंसकर इग्नोर कर दिया, पर केंजी ने अपना पोर्टफोलियो एकदम अलग तरीके से बनाया। केंजी ने डाइवर्सिफाई किया। उसने 40% पैसा जापान के अंदर लगाया, लेकिन निकाय इंडेक्स में नहीं लगाया। उसने छोटी वैली कंपनीज चूज करी जो अंडर वैल्यूड थी, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लिए जो फंडामेंटल्स पर स्ट्रॉन्ग थे।
30% पैसा उसने जापान के बाहर लगा दिया, जैसे यूएस के S&P 500 फंड्स में, यूरोपियन इक्विटीज में और थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट्स में। 20% उसने सेफ रखा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे यूएस ट्रेजरी हो गई या फिर जर्मन बॉन्ड्स हो, और बची हुई 10% उसने ऑल्टरनेटिव्स में लगा दी, जैसे गोल्ड, रूरल रियल एस्टेट, और कुछ उसने कैश रख लिया। अब देखिए दो कितने जबरदस्त डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं। फिर क्रैश आया। 1989 के बाद हिरोशी का पोर्टफोलियो गिरकर बर्बाद हो गया, लेकिन केंजी के पास एक कुशन था। हाँ, उसका जापान पोर्शन तो ऑब्वियसली गिरा ही था, लेकिन बाकी एलोकेशंस ने उसको बचा लिया। यूएस इक्विटीज ने अगले 35 साल में 10% की कंपाउंडेड ग्रोथ दी है और उसका छोटा इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल गया है। बॉन्ड्स ने उसके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दी और गोल्ड ने इन्फ्लेशन से उसको प्रोटेक्शन दी। और जब 2025 आया तो हिरोशी के 55 लाख येन की पोर्टफोलियो की वैल्यू वहीं अटकी रह गई, लेकिन केंजी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ के 7.3 करोड़ येन हो चुकी थी। दोनों ने एक ही पॉइंट से शुरू किया था, एक ही सैलरी से शुरू किया, सेम सेविंग्स, सेम कंट्री, सेम गोल्स, लेकिन हिरोशी की सोच थी जापान नंबर 1 है, गवर्नमेंट हमेशा सही करेगी, अपने कंट्री के स्टॉक्स ही बेस्ट है, और केंजी की सोच थी डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन। कोई एक कंट्री फ्यूचर ओन नहीं करती है दोस्तों, और वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। अंधा पेट्रियोटिज्म नहीं दिखाना चाहिए। अब यहां आता है वो पार्ट जो अक्सर जापान के एग्जाम्पल देते वक्त भूल जाते हैं। हाँ, जापान का बबल फटा, इकोनॉमिक कोलैप्स भी हुई, लाखों इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स खो दी, लेकिन पिक्चर इतनी वन साइडेड नहीं थी। यूएस ट्रेजेडी के बीच भी ऐसे लोग थे जिन्होंने वही समय पर अपनी जिंदगी का गोल्डन फेज भी बनाया। सोचिए 1992 का जापान, जहां निकाय अपने पीक से 60% नीचे आ चुका था। सब लोग मार्केट से भाग रहे थे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रेरियन वैल्यू इन्वेस्टर्स वापस आ रहे थे। सेठ क्लारमैन जैसे ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने छोटी जापानीज कंपनीज खरीद ली, बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही थी वो। उन्होंने कहा जब सब लोग बेच रहे होते हैं ना, तभी ही सही वक्त होता है खरीदने का। और अगले 10 साल तक उन्होंने पोर्टफोलियोज में 18 to 20% एनुअलाइज्ड ग्रोथ बनाई। मतलब वही लॉस्ट डेकेड जिसे हम सिर्फ बर्बादी बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए वो एक वेल्थ क्रिएशन की मशीन बन गई थी। और ऐसी एक और कहानी है ताकेशी यामामोतो की, एक जापानीज बैंक एम्प्लॉय। 1995 में जब लोग मार्केट को डेड मान चुके थे, उसने क्वाइटली एक सिंपल एसआईपी चालू कर। हर महीने 50,000 येन बिना किसी ड्रामा के उसने थोड़ा पैसा जापानीज स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा यूएस और यूरोपियन म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और थोड़ा पैसा उसने गोल्ड और बॉन्ड्स में डाल दिया। हर कोई कहता था भाई मार्केट खत्म हो चुकी है, लेकिन ताकेशी अपने एसआईपी करता रहा। 29 साल बाद उसने 1.7 करोड़ येन इन्वेस्ट किए थे और आज उसका पोर्टफोलियो 5 करोड़ येन से ऊपर हो गया है। निकाय के 2.8% एनुअल रिटर्न्स के सामने उसके पोर्टफोलियो ने 7% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। मतलब वही जापान जहां सब लोग अपनी बर्बादी याद करते हैं, एक डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर क्वाइटली करोड़पति बन गया। और यह सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। उस पीरियड में स्मार्ट मनी ने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी पकड़ी। एग्जाम्पल के लिए 1993 में इंफोसिस इंडिया में सिर्फ 95 रुपीस पर लिस्ट हुआ था। स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस आज के दिन सिर्फ 2 या 3 रुपए है, जो शेयर आज 1500 से भी ऊपर चल रहा है। मतलब 30 साल में 500 गुने से ज्यादा का रिटर्न। सोचिए अगर उस वक्त कोई जापानीज इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में लगा देता, तो आज उसने अपने सारे लोकल लॉसेस को रिकवर करके 25 करोड़ येन से ज्यादा बना लिए होते। कुछ इन्वेस्टर्स ने रियल एस्टेट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। जब टोक्यो की लैंड वैल्यू हवा में थी और फिर उसके बाद वो कोलैप्स हुई, उस वक्त स्मार्ट कॉन्ट्रेरियंस ने ओसाका और क्योटो जैसे सिटीज में प्रॉपर्टीज खरीद ली। इंडस्ट्रियल वेयरहाउसेस और ट्रेडिशनल होम्स जो डिस्काउंट पर बिक रहे थे, उन्हें अगले 10 से 15 सालों में स्टेडी रेंटल इनकम और डबल डिजिट एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। मतलब एक ही देश में एक ही समय पर सिर्फ जगह और अप्रोच बदलने से कहानी बिल्कुल अलग हो गई है। और फिर आई करेंसी की कहानी। जापान के अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक और ट्रिक दे दी, येन कैरी ट्रेड। पैसा येन में बोरो करो 1 to 2% पर एनम पर, और उसे इन्वेस्ट करो यूएस बॉन्ड्स में 5 to 6% पर। हेज लगाओ और 12 से 15% के एनुअल रिटर्न्स को जेब में डाल दो। जब आप जापानीज इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो गिरते हुए देख रहे थे, ग्लोबल हेज फंड्स इसी सिस्टम को यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमा रहे थे। और दोस्तों, कुछ लोगों ने बस एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया, वो था कि डिविडेंड स्टॉक्स खरीदे। टोयोटा, एनटीटी डोकोमो, जापान टोबैको जैसे कंपनीज ने कैश फ्लो बनाया रखा, रेगुलर डिविडेंड भी दिए। 3 से 5% सालाना डिविडेंड
प्लस कुछ थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज भी हुआ, जो लॉन्ग टर्म में 6 to 8% के रिटर्न्स बन गए। मतलब जब इंडेक्स नेगेटिव था, ये बोरिंग डिविडेंड प्लेयर्स जो थे वो क्वाइटली पैसे को कंपाउंड कर रहे थे। ये सब स्टोरीज ना एक ही चीज प्रूव करती है, प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम थी ब्लाइंड इन्वेस्टिंग की। जिन्होंने पूरा पैसा एक ही इंडेक्स और एक ही बबल में डाल दिया, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया। जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया, वैल्यूएशन को समझा, पेशेंस रखा और कॉन्ट्रेरियन सोचा, उन्होंने अपनी कहानी अलग तरीके से लिखी। तो गाइस, मैं अब आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी दिखाता हूं जो आपको ऐसे केसेस में कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर सकती है। ये एक जापान प्रूफ पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क है जिसका बेस प्रिंसिपल सिंपल है, कभी भी अपना फ्यूचर एक ही देश, एक ही करेंसी या एक ही सिस्टम के ऊपर मत छोड़ो। डाइवर्सिफिकेशन ही हमारे लिए असली इंश्योरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। इंडिया आपके पोर्टफोलियो का एंकर होना चाहिए, लेकिन 100% इंडिया में पैसा रखना रिस्क हो सकता है। तो आइडियल एलोकेशन क्या है कि आप 50 से 60% इंडिया के फंड्स में रखें, जिसमें लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स, थोड़ा मिड कैप और थोड़ा एलोकेशन स्मॉल कैप की तरफ रख सकते हैं, या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ले सकते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी तो स्ट्रांग है, लेकिन ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना भी तो जरूरी है ना भाई। अगले लेयर में आप यूएस को एलोकेशन दे सकते हैं, जहां पे 15 से 20% तक जा सकते हैं। यहाँ S&P 500, नैस्डैक जैसे फंड्स आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर दे सकते हैं। ये सारे मार्केट्स जो हैं बहुत ही लिक्विड हैं, मैच्योर हैं और आपको ग्लोबल ग्रोथ के साथ जोड़ देती है। फिर आती है डेवलप्ड मार्केट्स जैसे कि यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इनमें आप 5 से 10% का भी एलोकेशन कर सकते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि इनके इकोनॉमिक साइकिल्स थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं। मतलब अगर एक जगह कहीं स्लो डाउन आ जाएगा ना, तो दूसरी जगह वो आपका ग्रोथ बैलेंस कर लेती है। करेंसी के लिए हम गोल्ड या फिर इंटरनेशनल बॉन्ड्स ले सकते हैं। करीबन 5 से 7% हम गोल्ड्स ले सकते हैं, चाहे ईटीएफ के माध्यम से ले लें, डिजिटल गोल्ड ले लें या फिजिकल फॉर्म में ले लें। उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में गोल्ड लिख देंगे। और 3 से 5% का एलोकेशन आप बॉन्ड्स में रख सकते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो सिक्योर हो जाएगा। ये आपको एक नेचुरल सेफ्टी नेट दे देता है जब करेंसीज फ्लक्चुएट करती है। और फिर आते हैं ऑल्टरनेटिव्स, और 5% आप थोड़ा बहुत रीट्स या फिर कैश में रख सकते हैं। अगर आप रीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रीट लिख दीजिए, मैं रीट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। देखिए गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए। अगर किसी भी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग 30 टाइम से ऊपर चला जाए ना, तो एलोकेशन 10% रिड्यूस कर दीजिए। अगर 15 गुना से नीचे चला जाए तो एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हर क्वार्टर वैल्यूएशन को रिव्यू जरूर करें। और एक और प्रिंसिपल का ध्यान रखें, कभी भी किसी एक कंट्री का एलोकेशन 70-80% से ज्यादा ना करे। तो गाइस, अगर क्राइसिस आ जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, तो कैश रिजर्व्स डिप्लॉय करिए धीरे धीरे। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आए तो अफेक्टेड रीजन से एक्सपोजर को कम कर लीजिए। करेंसी क्राइसिस आए तो गोल्ड और हार्ड एसेट्स का वेट इंक्रीज कर दीजिए। ऐसे टाइम पे आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर कल को इंडिया भी जापान 1985 वाली सिचुएशन को फेस करे, जैसे यूएस से प्रेशर या रुपए पे स्ट्रेस, तो क्या होगा? अगर आप 100% इंडिया फोकस्ड हैं, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 60 to 70% इंडिया में रखा है और बाकी वर्ल्ड में रखा है, बाकी गोल्ड लिया हुआ है, तो इवन 50% क्रैश होने पर भी आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ 30% तक ही लिमिटेड रहेगा। मतलब आप सरवाइव कर जाते हो और कंपाउंडिंग कंटिन्यू चलती रहती है। देखिए गाइस, इस तरह के पोर्टफोलियो से आप 12 से 15% कैगर का टारगेट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और इसी चीज से वॉलेटिलिटी 30 से 40% कम हो जाती है और रुपी डिवैल्यूएशन का नेचुरल हेज मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पोर्टफोलियो आपको प्लाजा एकॉर्ड टाइप मैनिपुलेशन से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि चाहे कोई भी देश एक इकोनॉमी को टारगेट करे, आपका वेल्थ एक ही सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। गाइस, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन को सीखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए यू शुड डेफिनेटली अटेंड द 2 hour मास्टर क्लास जो हमने आपको बताई है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट भर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड पे है और ये टोटली फ्री है, बट सीट्स बहुत लिमिटेड है। और अब आता है बोनस कि वॉरेन बफेट ने कुछ समय से क्या किया है। अगर आप ये चार्ट देखें तो जापान निकाय का जो टॉप था वो वापस आने में 1989 से लेके करीबन 2024 35 इयर्स लग गए। ये क्लासिक अगर आप देखें तो एक कप की तरह बनता है, और वो कप जो है उसका ये हैंडल बन गया, और जब सेकेंड टाइम ब्रेकआउट दिया तो अब उसके बाद ये मार्केट फिर से चलने लग गई है। तो अगर आप देखें तो आज ये 1989 के लेवल से सिर्फ करीबन 9 या 10% ही ऊपर गई है, पर इस बात को 35 साल लग गए। पर अगर किसी ने यहां पे एवरेज आउट किया होगा तो आप सोचिए उसके रिटर्न्स क्या होंगे। अगर हम कहें उसने यहां पे भी एवरेज आउट किया है, तो एज ऑफ टुडे फिर भी
उनके जो रिटर्न्स है वो 153% के हैं। अब आते हैं वॉरेन बफेट ने क्या किया है। तो अगर आप वॉरेन बफेट को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि सितंबर 10, 2025 को ये न्यूज आई है कि वॉरेन बफेट इज इंक्रीजिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स इन जापानीज कंपनीज। अब आप यहां देखिए क्या समझदार एंट्री है कि जैसे ये सेकंड टाइम ब्रेकआउट हुआ, वो कौन सा महीना था आप नीचे देख सकते हैं, सितंबर 2025। तो इसका मतलब ये है कि वॉरेन बफेट भी कुछ तो टेक्निकल्स पे ध्यान रखते ही होंगे कि जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी एंट्री बना ली। पर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखें तो उनकी होल्डिंग्स में उन्होंने कौन कौन सी कंपनीज ली। उन्होंने लिया है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, इतोचू कॉर्पोरेशन, मित्सुई एंड कॉर्पोरेशन और सुमितोमो ग्रुप। पर मजेदार बात जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कही है, वो अगर आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स उनको एक्चुअली फ्री में पड़ रही हैं। अगर आप ये देखें तो वॉरेन बफेट ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो येन बेस्ड बॉन्ड से बोरोइंग करके खरीदे हैं, वो भी 0.5% पर एनम पे। और उन्होंने क्या कहा है कि जो उनको एनुअल डिविडेंड मिलेगा उनकी कंपनी से वो होगा $812 मिलियन, और जो उनका इंटरेस्ट उसको देना है लोन पे वो होगा $135 मिलियन। यानी कि हर साल करीबन करीबन $700 मिलियन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा और जेब से पैसा नहीं लगा, क्योंकि वो तो उन्होंने उधार लेके स्टॉक मार्केट में डाला है। ये होती है समझदारी। उधार लिया, डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स लिए और उसके बाद जो है हर साल डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट जो है उसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, और उस प्रॉफिट से वो अपना लोन जो है वापस कर सकते हैं और धीरे धीरे इस इक्विटी को बिना पैसे लगाए ओन कर सकते हैं। ये होता है यार इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं, और नहीं पढ़ सकते तो मेरी वीडियोस देखनी चाहिए ताकि पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। तो गाइस फाइनली कुल मिलाकर जापान की कहानी एक वार्निंग सिग्नल तो है, लेकिन केंजी जैसे इन्वेस्टर्स और ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज हमें यह भी सिखाती हैं कि हर क्राइसिस के अंदर एक नया चांस भी छुपा होता है। मेरी फाइनल एडवाइस बहुत सिंपल है आपको, डिसीजंस फियर के बेसिस पे मत लीजिए, डेटा और डिसिप्लिन से डिसीजंस लीजिए। अपनी पूरी सेविंग्स एक कंट्री या एक मार्केट के भरोसे मत छोड़ दीजिए। ग्लोबली सोचिए, पेशेंस रखिए और अपने फोकस को लॉन्ग टर्म पर रखिए। यही सिंपल फॉर्मूला आपके लिए वेल्थ बनाएगा। तो गाइस अगर आपको ये डिटेल्ड केस स्टडी जापान की पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि जापान के साथ हुआ क्या था और भारत इस टाइम पे कहां खड़ा है और क्या उनको करना चाहिए उनके पोर्टफोलियो पे, ताकि वो जापान जैसी सिचुएशन को कभी भी फेस ना करे। और इस पूरी वीडियो के आपके टॉप 3 लर्निंग्स क्या थे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।